मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग। तो मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग से पहले एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन तो आप लोगों ने पढ़ा था। तो क्लासिफिकेशन कितनी तरीके से कराया गया? एक तो क्लासिफिकेशन मोड ऑफ एक्शन के लिहाज से है, एक क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सोर्सेज है, एक क्लासिफिकेशन तो जो अगर आपने क्लास समझा है, कोरोसिव पॉइजन है हमने बांटा था, कार्डियक पॉइजन में बांटा था, इसके अलावा क्लीनियस टाइप की। अगर हमने पेशेंट हमारे यहाँ आया इमरजेंसी में, कोई लेकर आया अटेंडेंट उसका या खुद आया, और अब उनको हमें क्या करना है? पॉइजनिंग ट्रीटमेंट। अगर गैसियस पॉइजनिंग हुई है, यानी कि पेशेंट ऐसी जगह मौजूद था जहाँ गैसन हो रहा है या कुछ इस तरह के जहर बनने हैं जो इनहेलेशन के थ्रू इंसान के जरिए सांस अंदर जा रहे हैं, तो ऐसी जगह में हमारा क्या काम है? काम क्या होता है? रिमूवल ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द सोर्सेज। तो ये कंडीशन कब होती है? गैसियस पॉइजन। मिसाल के तौर पर एनहाइड्रस अमोनिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। आपने गैस कांड सुना होगा 1982 में भोपाल में हुआ था, यूनियन कार्बाइड गैस कांड। तो वहां से लोगों को हटाया गया। क्यों हटाया गया था? जो लोग उसके एक्सपोज में आ गए, उनकी आंखों में परेशानी, स्किन में परेशानी, और बहुत सारे लोगों को कैंसर। अब वहाँ क्या करेंगे? दो चीजें होती है, बजरिए इंजेक्शन लिया हो जहर, या कि चेहरे पर तेजाब फेंका हो, या किसी ने केरोसिन ऑयल पिया हो। वहाँ अलग अलग तरीका है। अगर मान लीजिए सतह पर जहर गिरा है, लोकली कहीं जहर गिरा है, तो उसको रिमूव करने का क्या तरीका है हमारे पास? हम साबुन के पानी से उस मुतासिरा जगह को धोते हैं, या एल्कलाइन कोई चीज हो हमारे पास, और रनिंग वाटर से। उसके बाद यदि है इरिगेशन ऑफ आईज पॉइजन। जब इंसान के चेहरे पर फेंका जाता है तो आंखों में भी जाता है, तो धुलाइकेशन ऑफ आईज। ये चीज आती है मसलन अगर उसने जहर ले लिया है, जहर खा लिया है, अब कैसे हम उसको निकालेंगे? इसको जहर को कैसे? अगर विद इन टाइम पेशेंट हमारे पास पहुंच गया है, पेशेंट पहुंच रहा कितनी देर बाद? 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, क्या होगा? जहर तो जज्ब हो चुका होगा, कोई फायदा नहीं इसका इमेसिस कराने का। स्टमक वॉश का 2 तरीके होते हैं, इमेसिस कराना, टे कराना, उल्टी कराना। आपने गांव देहात में देखा होगा, लोग जहर खा लेते हैं, क्या करते हैं? गिलास में पानी लिया, उसमें नमक घोला और मरीज को पिलाया, इसलिए कि वोमिटिंग हो जाए। या मस्टर्ड पाउडर सो जो आती है उसी की तरह एक राई होती है, पाउडर को हम गर्म पानी में घोलें और मरीज को दें, उससे भी वोमिटिंग इंड्यूस हो जाएगी। इस तरह की क्या हो सकती है? आपने सुबह में देखा लोग हलकवा कर जुबान के नीचे जो रूट है वहाँ 2 उंगलियों से हम दबाएं तो भी वोमिटिंग इंड्यूस होती है। लेकिन बहुत सारी पॉइजनिंग ऐसी होती है जहाँ हमें वोमिटिंग नहीं करानी। कौन सी? स्ट्रॉन्ग एसिड के केस, छोटा बच्चा है उसमें, बूढ़ा है उसमें, आमला औरत है उसमें हम वोमिटिंग नहीं कराएंगे। मान लीजिए पेशेंट को वक्त गुजर चुका है, 30 मिनट हो चुके हैं, 40 मिनट हो चुके हैं, आपकी क्लिनिक पर आया है, आपके नर्सिंग होम पर आया है, इस जगह क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे कि इवैक्यूएशन करें, स्टमक को खाली करें। इसके लिए क्या तरीका है आपके पास? स्टमक ट्यूब होती है, ये स्टमक ट्यूब है, तो आप देखेंगे इसका एक फनल एंड है, ये स्मूथ एंड है, ये लगभग 1.5 मीटर लंबी है। यहाँ 50 सेंटीमीटर पर इस पे एक निशान देख रहे होंगे आप। 50 सेंटीमीटर का निशान क्यों होता है? कि हम माउथ ओपनिंग से एक मानते हैं लगभग 45 सेंटीमीटर होता है, तो ये अब स्टमक में चली गई, इससे हमें अंदाजा हो जाता है। तो इस स्टमक ट्यूब के जरिए हम पेट की धुलाई करते हैं। तो स्टमक वॉश के जरिए हमने जहर को बाहर निकाल दिया। स्टमक वॉश के जरिए जब जहर बाहर निकल गया, तो जो जहर जज्ब होना था उस जज्ब नहीं हुआ और मरीज के ऊपर उसका असरात ज्यादा नहीं आए। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं बाइकोलोनिक वॉश। बाइकोलोनिक वॉश का मतलब होता है जो जहर पॉइजनस रिमेंस कहाँ चले गए हैं? आंतों के अंदर चले गए हैं, तो वहां से कोलोन को हम साफ कर परगशन के जरिए, जिसे हम एनीमा लगाते हैं उसी तरह परगशन देते हैं और आंतोफाई हो जाती है लार्ज इन्फेक्शन। एक इसी में चीज रह गई है, अगर इन केस ऑफ स्नेक बाइट, सांप काट लेता है, वहां जिस जगह उसने इंजेक्ट किया है वहां से कैसे आप सांप के जहर को निकालेंगे? तो सक्शन पंप के जरिए भी निकाल सकते हैं, पुराना एक तरीका था, लोग उसकर निकालते, या मल्टीपल इंसिजन देते, लेकिन अब वो तरीके पुराने हो गए हैं। खतरा क्या होता था? इन्फेक्शन का खतरा होता था, कुछ जगह के डैमेज होने का खतरा होता। फौरन क्या करते हैं? पेशेंट के उसे को इमोबिलाइज करते हैं, प्रेशर बैंडेज बांध देते हैं और हॉस्पिटलाइज फौरी तौर पर। इसके बाद अगर मान लीजिए जहर जज्ब हो गया है और पेशेंट हमारे पास 1.5 घंटे बाद आया, 2 घंटे बाद आया, अब क्या कर सकते हैं? तो खून में शामिल हो गया, क्या स्टमक वॉश से निकल सकता है? वो इमेसिस से निकल सकता है क्या? तो हमें कोई ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा जो जहर जो है खून से निकल आए। क्या करना पड़ेगा? इलिमिनेशन ऑफ पॉइजन। अब इलिमिनेशन ऑफ पॉइजन में क्या होता है? हम देंगे उसको फोर्स डायरेटिक एजेंट। मसलन आपने देखा होगा कोई शराबी आता है, शराब पीकर आपकी क्लिनिक, तो आप क्या करते हैं? उसे डर लगाने के बाद डायरेटिक एजेंट। क्यों? प्लाज्मा के अंदर कंसंट्रेशन है अल्कोहल का, वो कम हो जाए, ब्रेन के अंदर वो कम हो जाए, बार बार पेशाब आए, उसका रिकवरी हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ फोर्स डायरेटिक एजेंट देते हैं उन जहरों में प्लाज्मा में कंसंट्रेटेड हैं जिन्हें निकालना है बजरिए गुर्द। कहाँ से निकलेगा? जब हम इंक्रीज करेंगे यूरिनेशन को, डायरेटिक एजेंट देंगे,
गुर्दों के जरिए बाहर होगा। इसके अलावा एक तरीका और होता है डाइफोरेसिस, इंक्रीज पर्सपायरेशन, यानी कुछ जहर ऐसे होते हैं जैसे धतूरा की पॉइजनिंग होती है, उसमें हम नियोस्टिगामाइन का एक सब्सटेंस होता है, एक एजेंट होता है, उसमें तो पसीना बढ़ा देता है। ये चीज होती है डायलिसिस, जब कोई चीज काम ना कर रही हो, किडनीज जो है फंक्शनेबल ना हो, यानी पहले किडनीज जो है फंक्शनेबल नहीं है, या नेफ्रोसिस हुई भी है किसी पेशेंट को, या मान लीजिए छोटा बच्चा है या बूढ़ा है जहां वो काम नहीं किए जा सकते, क्या करेंगे? डायलिसिस। डायलिसिस का आपको पता ही है, एक मैकेनिकल तरीका है, पूरा ब्लड जाता है एक मशीन के अंदर, वहां से छन्ने के बाद दोबारा बॉडी में चला जाता है। चौथा तरीका होता है हमारा एलिमिनेशन का, चिलेटिंग, यानी चिलेटिंग एजेंट का इस्तेमाल। बहुत सारे जहर ऐसे होते हैं मेटेलिक, आर्सेनिक है आपका, लेड है, मरकरी है, आयरन है, सल्फेट है। ये जहर, इन जहरों की क्या खासियत होती है? फ्रीली मूव करते हैं हमारी बॉडी में, यानी कि इनके पॉइजनस रिमेन्स हमारी बॉडी में घूमते रहते हैं सर्कुलेशन। कोई एक ऐसी चीज हमें देनी चाहिए थी जहां भी पॉइजनस रिमेन्स है, जहां फ्रैक्शन है, उसके खिलाफ क्या बना ले? घेरा बना ले, आवरण बना ले, और वो स्टेबल कंपाउंड कहाँ घुल जाए? जाके गुर्दों में घुल जाए, यूरिन के अंदर घुल जाए, ताकि वो आसानी से निकल जाए और ब्लड के अंदर वो चीज इंसोल्यूबल हो। वो होते हैं चिलेटिंग एजेंट, जैसे उस साल है पेनिसिलामाइन है, टीए है, क्यूप्रियमाइन है, फेरियोक्सामाइन है। तो अलग अलग पॉइजनिंग के अलग अलग चिलेटिंग एजेंट। के बाद आता है यूज ऑफ एंटीडोट। मसलन जहर जो है जज्ब हो चुका है, हमने जहर के तरीके से एलिमिनेशन भी करा दिया, लेकिन जहर के असर नहीं जा रहे, तो एक एंटीडोट होता है। एंटीडोट मींस क्या है? वो सब्सटेंस जहर के एक्शन से बचाएं, प्रिवेंट द एक्शन ऑफ पॉइजन, न्यूट्रलाइज द पॉइजन और प्रोड्यूस साइन सिम्टम्स अगेंस्ट सिम्टम्स ऑफ पॉइजन। वहां एंटीडोट दी जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे मॉर्फिन की समियत हो गई, ओपियम की पॉइजनिंग हुई है, तो उसके अंदर मॉर्फिन होता है, तो उसमें क्या होगा? मॉर्फिन में या ओपियम में क्या होता है? हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो जाता है, सीएनएस डिप्रेस हो जाता है, पेशेंट हो जाता है। तो ऐसी जगह हम नेलोक्सोन नाम की एक एंटीडोट देते हैं जो उसके बरखिलाफ एक्शन करती है। सिम्टम्स जहर से हुए थे वो खत्म हो जाते हैं। एंटीडोट का दूसरा मतलब होगा क्रिया काट करने वाला। मान लीजिए हमने लिया है पॉइजन एसिडिक नेचर का, अब एसिडिक नेचर का पॉइजन लिया है तो हम क्या दे रहे हैं? दूध दे रहे हैं। देने का मकसद क्या है? स्टमक म्यूकोजा पर जाकर सूथिंग इफेक्ट करेगा, ठंडक पैदा करेगा। मान लीजिए मिसाल के तौर पर हमने कोई जहर लिया और हम क्या दे रहे हैं? एज ए न्यूट्रलाइजिंग एजेंट के तौर पर KMNO4 दे रहा। KMNO4 क्या करेगा? उस चीज को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब जैसे जहर होता है, मान लीजिए कोई एसिडिक नेचर का जहर है, हम एंटासिड पिलाते हैं। इस एंटासिड का क्या मतलब है? एंटासिड है तो एसिड के खिलाफ काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि जहर की नोयत के हिसाब से हम एंटीडोट तय करते हैं। एंटीडोट किससे तय होती है? जहर की नोयत के हिसाब से। जहर की नोयत कैसे पता लगेगी? अगर आपने क्लासिफिकेशन को समझा होगा, आपने पॉइजन की डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझा होगा, आपने समझा होगा कि फेटल डोज, फेटल पीरियड, यानी कितने घंटे हैं हमारे पास। मान लीजिए किसी जहर का फेटल पीरियड कितने हैं? 2 से 4 घंटे। पेशेंट कब आया आपके पास? 1 घंटे में आ गया। आपके पास कितने घंटे हैं? अभी 3 घंटे बचते हैं पेशेंट को सर्वाइव। तो आप अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू कर दोगे, मैनेजमेंट शुरू कर दोगे। अब जरूरी नहीं है पेशेंट तो आपका जहर खाकर आया और आप पेशेंट को हटा रहे हैं, तो यहाँ ध्यान देना है हमें, पेशेंट को, उन पेशेंट को रिमूव करना था जो गैसियस पॉइजनिंग वाले थे, जो जहर खा के आया उसको रिमूव नहीं करना था। तो एक पॉइंट को यहाँ समझ जरूरत है। इसके बाद इसमें आता सीरोलॉजिकल एंटीडोट, यानी अगर मान लीजिए स्नेक ने बाइट कर दिया है, आपने जो भी लोकली करना था फिल्ट्रेट कर दिया, वहाँ KMNO4 कर दिया, या आपने वहां से मल्टीपल इंसिजन दे दिए, दोनों तरफ बंद लगा दिया और कम से वहां से खून को वीज आउट कर लिया ताकि वो जहर जज्ब ना हो उस पर, लेकिन उससे काम नहीं चला। अब एंटी स्नेक वीनम सीरम मार्केट में अवेलेबल है जो सीरोलॉजिकल एंटी फॉर मरीज। इसके बाद सबसे अहम चीज आती है सिम्टोमेटिक। मरीज आया, मरीज की हालत बहुत खराब, सांस नहीं ले पा रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे आप? रेस्पिरेशन को बहाल कर। मरीज आया, आपने देखा बीपी बहुत फाल हो रहा है, हाइपोटेंशन में जा रहा है, क्या करेंगे? मेंटेनेंस ऑफ सर्कुलेशन करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ सर्कुलेशन के लिए IV फ्लूइड दें। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि मरीज को वॉमिटिंग बहुत हुई थी, वॉमिटिंग होने से, लूज मोशन होने से मरीज क्या हो गया? हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकते। फौरन आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस उसका पूरा करेंगे, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स उसको देंगे। इसके अलावा जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं मरीज, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट। अब मैं आपको स्टमक वॉश समझाऊं। स्टमक वॉश होता कैसे? एक बच्चा यहाँ लेटेगा, कोई भी लेट जाए, डालते हैं आमतौर से 200 से 300 ml हम फ्लूइड डालेंगे और कहां पहुंचाएंगे? पेट के अंदर पहुंचाएंगे। उसके बाद इस सक्शन पंप के जरिए हम क्या करेंगे? इवैक्यूएट करेंगे और उसको साफ कंटेनर में इकट्ठा करेंगे। पहली धुलाई कोशिश करें किससे करें? नॉर्मल सेलाइन से या प्लेन वाटर से हम पहली धुलाई, ताकि जो भी पॉइजनस रिमेन्स मौजूद हैं पानी के अंदर आ जाएं, ताकि हमें आगे जाके कोई एनालिसिस करने पड़े या लेबोरेटरी में इन्वेस्टिगेशन करना पड़े, हमें मदद मिल सके। अगर शुरू में ही हम कोई चीज तो हमें पता नहीं लगता। अलग अलग जहर के लिए अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, महलूल इस्तेमाल होते हैं, घोल इस्तेमाल होते हैं, कहीं दूध का इस्तेमाल करते हैं,
कहीं एनडी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ओपियम की पॉइजनिंग हो जाती है, मॉर्फिन की पॉइजनिंग हो जाती है, तो क्या 1:5000 के अंदर KMnO4 का हम घोल बना लेते हैं, 300 ml घोल। अब हमने मान लीजिए स्टमक ट्यूब डालनी है, तो स्टमक ट्यूब डालने के लिए पेशेंट के लेफ्ट लेटरल साइड, अब इसकी लेफ्ट लेटरल साइड कौन सी होगी, ये राइट साइड है, ये होगी। पेशेंट को थोड़ा सा लाएंगे, हेड को थोड़ा, ये कंडीशन, और यहाँ से हम इंसर्ट करेंगे ऐसे। ट्यूब को इंसर्ट करने, अब सही हो जाओ जाना, ट्यूब को इंसर्ट करने से पहले क्या करेंगे हम, किसी भी लिक्विड पैराफिन से या आलमंड ऑयल से या आप कोकोनट ऑयल से या लिक्विड आपका ज़ाइलोकेन जेली आती है, इससे पूरी को क्या कर लेंगे, लुब्रिकेट कर लेंगे। लुब्रिकेट किस लिए कर रहे हैं, ताकि आसानी से जाए। जब हम ट्यूब डालेंगे, ट्यूब 50 सेंटीमीटर तक पहुंचाएंगे, तो ये माउथ गेज होता है, यहाँ रख दिया जाएगा माउथ, ताकि इससे आगे ट्यूब ना जाए। ट्यूब डालते वक्त अगर मान लीजिए कफ होने लगी मरीज, तो आप समझ जाइए ट्यूब जो है इसोफेगस में नहीं जा रही, ट्रेकिया में जा रही। तो फिर भी हम बिल्कुल फाइनल करने के लिए ट्यूब स्टमक में जा रही है, क्या करते हैं, ये स्टमक में जब चली गई है, फनल एंड को एक बकेट में डाल देते हैं पानी, तो उसमें क्या आने लगता है, स्टमक कंटेंट आने लगता है। और स्टमक कंटेंट नहीं आ रहा है, एयर बबल आ रहे हैं, तो क्या मतलब है, वो लंग्स में गई है, ना कि स्टमक में गई है। चलिए ट्यूब चली गई, आप क्या करेंगे, फनल एंड को लेंगे, एक आपके साथ में कोई असिस्टेंट भी होगा, इस तरह फनल एंड को पकड़े हुए होगा, आप लगभग 200 ml ऐसे फ्लूइड उसमें डाल देंगे। 200 ml फ्लूइड डालने के बाद धुलाई आप शुरू तक धुलाई करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, जब तक धुलाई करेंगे, जब तक जो महलूल या घोल या जो भी लोशन आपने बनाया था, सॉल्वेंट आपने बनाया था, कलर का आने लगे। जब वो उसी कलर का आने लगेगा, समझ जाइए पेट साफ हो। या आप सिर्फ पानी से धुलाई कर रहे हैं, पानी से आपने धुलाई शुरू करी, पानी कैसा हो गया, दूसरे कलर का हो गया, डिस्कलरेशन हो गया। अब एक टाइम ऐसा आएगा धुलाई करते ही या 5वीं धुलाई में पेट साफ हो जाएगा और पानी बिल्कुल साफ कलर का आने लगे। लेकिन यहाँ भी जैसे हमने बताया था, इमेसिस नहीं करा सकते, कहाँ नहीं करा सकते, प्रेग्नेंट वोमेन में इमेसिस नहीं करा सकते, बहुत बूढ़े लोगों में इमेसिस नहीं करा सकते हम, जो स्ट्रॉन्ग एसिड की पॉइजनिंग हुई है। स्ट्रॉन्ग एसिड की पॉइजनिंग हुई है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, कोरोसिव एसिड्स क्या करते हैं, टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। मान लीजिए वो H2SO4 पीकर आया है पेशेंट, और आपने क्या स्टमक ट्यूब डाल दी, तो क्या होगा, परफोरेट हो जाएगी, फट जाएगी। क्या फट जाएगी, आपकी इसोफेगस, और आगे जाएंगे मैदे में, आपका मैदा भी फट जाएगा, यानी पेशेंट बचने के बजाय मर जाएगा। तो इन चीजों का बहुत ध्यान देना जरूरी होता है। कहाँ कॉन्ट्राइंडिकेशन है, हाइपरटेंशन के पेशेंट में भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, प्रेग्नेंट वोमेन में भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, और बूढ़ा आदमी हो गया है क्योंकि बूढ़े आदमी का भी स्ट्रक्चर कमजोर हो जाता है, वहां भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसके अलावा अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आप बिल्कुल ना कराएं, सेमी कॉन्शियस बिल्कुल ना कराएं। मिट्टी का तेल पीकर आया तो भी नहीं कराएंगे स्टमक वॉश, पेट्रोल पीकर आया तो भी स्टमक वॉश नहीं कराएंगे। क्यों नहीं करा रहे हैं, मान लीजिए मिट्टी का तेल पेशेंट पीकर आया है, क्यों नहीं करा रहे हैं, कि ऐसा हो सकता है जब हम स्टमक वॉश करा रहे हैं तो एस्पायरेट होकर फ्लूइड कहाँ जा, ट्रिकल डाउन हो सकता है, लेरिंग्स कहाँ, ट्रेकिया के कहाँ, लंग्स। और केरोसिन ऑयल को क्या है, ऐसा सब्सटेंस है, वहां जाकर क्या करेगा, इरिटेशन करेगा, और इरिटेशन पैदा होने के बाद क्या होगा, वहां इन्फ्लामेशन पैदा होगी। इन्फ्लामेशन पैदा होगी तो जो मास्ट सेल है वहां हिस्टामिन से रिलीज होंगे, इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारा बलगम या बहुत सारा ओडिमा हो जाएगा, पल्मोनरी ओडिमा भी हो जाएगा, एस्पायरेशन न्यूमोनिया भी हो सकता है। पेशेंट के बजाय फायदे के क्या होगा, नुकसान होगा। तो बहुत जरूरी चीज होती है, जब इन टाइम पेशेंट आपकी क्लिनिक पर आ रहा है, आप फौरी तौर पर ये चीजें अपने जहन में बनानी होती हैं कि इस पेशेंट को हम कैसे मैनेज करें। अगर आपको पेशेंट मैनेज करना आता है तो ट्रीटमेंट आप इजीली कर सकते हैं किसी भी जहर का।